Hello everyone and welcome back to Code with Riya. So in today's lecture we are going to talk about polymorphism. Polymorphism again is a very important topic and it is one of the main four pillars of the C++. हमने जब C++ की बात करी थी तो हमने फोर मेन पिलर्स के बारे में बात करी थी. The first was inheritance. Secondly, polymorphism. Thirdly, data abstraction. Fourthly, encapsulation. We have already talked about the inheritance and today we are going to start with the polymorphism. Now, polymorphism का मीनिंग क्या होता है? सबसे पहले ये जो टर्म है हमारे पास, इसको थोड़ा सा अपन ब्रेक डाउन करके देखते हैं. पॉली मीन्स मैनी. पॉली का मतलब क्या होता है? बहुत सारा, मैनी. एंड मॉर्फिज्म मीन्स फॉर्म्स. मॉर्फिज्म मीन्स फॉर्म्स. दैट मीन्स polymorphism means having many forms. So if we have to define the polymorphism, so we can define it as the ability. Let me just write the definition over here. So the polymorphism is defined as the ability of a message to be displayed in more than one form. ठीक है. अब अगर इसका एक रियल लाइफ सिनेरियो इमेजिन करके देखें अपन, तो रियल लाइफ में फॉर एग्जाम्पल देयर इज अ मैन. नाउ अ मैन कैन एग्जिबिट डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स, राइट? फॉर एग्जाम्पल देयर इज अ मैन, he could be a father, he could be a husband, for example, he could be an employee also. Okay, so basically what's happening in this example, same person is exhibiting different behavior in different situations. So this is known as polymorphism. Okay, whenever you have to explain the definition of polymorphism, just write the actual definition of the polymorphism and give a real life example. Okay, like this I have given you, you can do it. Polymorphism is a very important topic and you can expect at least 5 to 6 marks from this topic also. ठीक है. नाउ पॉलीमॉर्फिज्म को हम थोड़ा सा बाइफर्केट करके देखेंगे. देयर आर टू टाइप्स ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म. सबसे पहले हमारे पास आता है कंपाइल टाइम. कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म होता है. द सेकेंड वन इज रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म. कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म कैन बी फर्दर सबडिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स. द फर्स्ट इज फंक्शन ओवरलोडिंग and the second one is operator overloading. Both of these are very important. Overloading. Now when we talk about runtime polymorphism, so runtime polymorphism is achieved by function overriding. Now this topic, function overriding, is 90% similar to the one that we have already studied in the inheritance. तो अगर आपने inheritance पढ़ लिया है and after that you are studying polymorphism, it will be an advantage to you. And runtime के अंदर भी हम एक सब पार्ट की बात करते हैं, that is about virtual functions. ठीक है. सो बेसिकली पॉलीमॉर्फिज्म को हम टू पार्ट्स के अंदर कवर अप करने वाले हैं. टुडे वी विल बी डूइंग द कंपाइल टाइम इंक्लूडिंग फंक्शन ओवरलोडिंग एंड ऑपरेटर ओवरलोडिंग, एंड इन द नेक्स्ट क्लास वी विल बी डूइंग अबाउट रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म. ठीक है. सो नाउ सबसे पहले हम बात करते हैं दैट व्हाट डू वी एक्चुअली मीन बाय कंपाइल टाइम. कंपाइल टाइम का मतलब क्या होता है? व्हेन द प्रोग्राम इज कंपाइल्ड, द डिसीजन इज ऑलरेडी टेकन बाय द कंपाइलर दैट व्हिच फंक्शन इज टू बी रन. Let me write it. When the program is compiled, decision is already taken by the compiler that which function is to be run. ठीक है. जब हम अपने फंक्शन को, जब हम अपने प्रोग्राम को कंपाइल कर रहे होते हैं, उसी टाइप पे डिसाइड हो जाता है कि कौन सा ऑब्जेक्ट कौन से फंक्शन को कॉल करने वाला है. ठीक है. कौन सा ऑब्जेक्ट कौन से फंक्शन को कॉल करने वाला होता है, ये डिसाइड हो जाता है अपने कंपाइल टाइम पर ही. नाउ टू द कॉन्ट्ररी, व्हाट हैपेंस इन द runtime. In runtime, the function that is to be invoked, that is to be executed, is known at the time of runtime. Runtime को हम बहुत ज़्यादा डिटेल के अंदर करेंगे in the next lecture. Compile time मैंने आपको बता दिया क्या होता है, कि जब हम किसी भी फंक्शन को कंपाइल करते हैं तो ऑलरेडी
कंपाइलर डिसीजन ले चुका होता है कि मुझे कौन से फंक्शन को किस ऑब्जेक्ट के थ्रू कॉल करवाना होता है। यहाँ पर सारे के सारे जितने भी अपने रिटर्न टाइप्स होते हैं, नंबर एंड टाइप ऑफ द आर्ग्यूमेंट्स दैट आर टू बी चेक, सारे के सारे चेक हो जाते हैं एंड कंफर्म हो जाता है कि ये पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट इस पर्टिकुलर फंक्शन को कॉल करवाने वाला है। ठीक है, नाउ लेट्स सी व्हाट इज फंक्शन ओवरलोडिंग। लेट्स पुट द हेडिंग ओवर हियर, फंक्शन ओवरलोडिंग। फंक्शंस क्या होते हैं हमने ऑलरेडी इनके बारे में पढ़ रखा है। ओवरलोडिंग का क्या मतलब होता है, कोई भी एक से ज्यादा मतलब यहाँ पर क्या हो रहा है, ओवरलोडिंग हो रहा है। सो बेसिकली व्हाट हैपेंस इन फंक्शन ओवरलोडिंग, इट allows multiple functions with the same name but different parameters। हमारे पास काफी सारे फंक्शंस हो सकते हैं विद द सेम नेम, बट उनके जो पैरामीटर्स हैं आइदर दे शुड बी इन different in the number of parameters or they should be different in the type of parameter to coexist in the same scope. Now how will the compiler determine that which function should be called and when? Now the compiler determines which function to call based upon the number of पैरामीटर्स। ठीक है, हमारे पास कितने पैरामीटर्स हैं जो पास हो रहे हैं, दैट इज नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट्स, कितने आर्ग्यूमेंट्स पास हो रहे हैं। या फिर हम क्या कर सकते हैं, इफ द नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट्स आर सेम देन वी विल बी गोइंग टू चेक द टाइप ऑफ आर्ग्यूमेंट। इसको हम एक एग्जाम्पल से समझेंगे तो काफी बेटर वे में समझ में आएगा। देखो फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एक क्लास है, हमने क्या कर रखा है, एक हमने क्लास बना रखी है क्लास ए के नाम से। अब इसके अंदर हमने दो फंक्शंस बनाए, हमने क्लास ए बनाई है एंड इसके अंदर हमने दो फंक्शंस बनाए। फर्स्ट इज वॉइड प्रिंट एंड इसके अंदर हमने एक इंटीजर वैल्यू को एज अ आर्गुमेंट पास करवाया। सेकेंड फंक्शन हमने बनाया वॉइड प्रिंट, सेम नेम के साथ बनाया है एंड यहाँ पर हमने एक डबल वैल्यू को पास करवाया। डबल को भी कर सकते हैं, फ्लोट भी कर सकते हैं, या फिर किसी और डेटा टाइप जो भी हम पास करना चाहें वी कैन ऑल्सो डू दैट। ठीक है, तो यहाँ पर हमने क्या करा, हमने एक फंक्शन बनाया ना, दोनों फंक्शंस का नाम यहाँ पर सेम है, वॉइड प्रिंट एंड वॉइड प्रिंट दोनों का नाम सेम है। अब यहाँ पर डिस्टिंग्विश कैसे होगा कि अगर मैंने किसी ऑब्जेक्ट के थ्रू फंक्शन को कॉल करवाया तो कंपाइलर कैसे डिसाइड करेगा कि मुझे कौन सा फंक्शन कॉल करवाना है, तो उनके पास तो दो फंक्शंस है। देन इट विल चेक द नंबर ऑफ पैरामीटर्स, यहाँ पर भी एक पैरामीटर ही है हमारे पास, यहाँ पर भी एक ही पैरामीटर है। लेकिन अब क्या होगा, वो चेक करेगा दैट व्हाट इज द टाइप ऑफ द पैरामीटर दैट इज बीइंग पास्ड। सबसे पहले में हमारे पास इंटीजर वैल्यू पास हो रही है, सेकेंड में हमारे पास एक डबल वैल्यू पास हो रही है। नाउ डिपेंडिंग अपॉन द वैल्यू दैट इज पास्ड इन द ऑब्जेक्ट एज एन पैरामीटर और एज एन आर्ग्यूमेंट, तो उससे हम डिसाइड करेंगे कि हमको फर्स्ट फंक्शन को कॉल करवाना है या फिर सेकेंड फंक्शन को कॉल करवाना है। नाउ लेट्स रन दिस प्रोग्राम इन द कंपाइलर यहाँ पर। ठीक है, सबसे पहले हेडर फाइल लिखेंगे हैश इंक्लूड iostream.h अपन इंक्लूड नहीं करना है। देन लिखेंगे यूजिंग नेम स्पेस std। यहाँ पर एक क्लास बनाते हैं, क्लास ए बना लेते हैं। ठीक है, एंड इसके अंदर पब्लिक सेक्शन के अंदर हम बनाते हैं फंक्शंस void print एंड इसके अंदर पैरामीटर पास करेंगे इंट वैल्यू। ठीक है, इसको अपन यहीं पर डेफिनेशन प्रोवाइड कर देते हैं, यहाँ पर कर देते हैं सी आउट इज एन इंटीजर। ओके, एंड यहाँ पर अपन पास करने वाले हैं वैल्यू एंड देन एंडल। ठीक है, नाउ सिमिलरली यहाँ पर एक और फंक्शन बनाएंगे void print एंड इसके अंदर एक डबल वैल्यू को पास कर देते हैं, डबल वैल्यू। ठीक है, एंड यहाँ पर करवा देंगे सी आउट डबल वैल्यू एंड यहाँ पर वैल्यू की जो भी आएगी दैट इज एंटर। नाउ इंट मेन सेक्शन के अंदर ऑब्जेक्ट के अंदर एज अ पैरामीटर जो भी वैल्यूज हमें पास करने वाले हैं इंट मेन। सबसे पहले यहाँ पर अपनी क्लास का नेम लिखते हैं एंड यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट बना लेते हैं, a1 ऑब्जेक्ट बना लेते हैं। नाउ a1 डॉट प्रिंट करेंगे सबसे पहले, इसके अंदर फॉर एग्जाम्पल आई एम पासिंग 24।
ये एक इंटीजर है तो सबसे पहले अपने पास क्या होगा, इंटीजर वाला जो फंक्शन है वो कॉल होगा। सेकेंडली a1 डॉट प्रिंट करेंगे एंड यहाँ पर एक डबल वैल्यू को पास कर देते हैं, फॉर एग्जाम्पल 8.9 समथिंग, एंड लास्टली रिटर्न 0 and execute the program. Okay, so the output is integer is 24 and the double value is 8.9. अब यहाँ पर अगर हम दोनों की वैल्यूज को रिवर्स करते हैं तो सबसे पहले हम 7.8 लिख लेते हैं एंड जो नेक्स्ट वैल्यू है यहाँ पर हम 8 लिख देते हैं। ठीक है, लेट्स सी कि सबसे पहले हमारा कौन सा वाला फंक्शन कॉल होता है, इंटीजर फंक्शन कॉल होगा या फिर डबल फंक्शन कॉल होगा यहाँ पर। तो ये सबसे पहले यहाँ पर क्या हुआ, डबल वैल्यू कॉल हुई है एंड देन हमारे पास जो इंटीजर फंक्शन है उसकी वैल्यू हमको यहाँ पर मिल चुकी है। तो कुछ इस तरीके से हम फंक्शन ओवरलोडिंग कर सकते हैं इन विच वी कैन यूज द सेम फंक्शन नेम n number of times by using different types and different numbers of the parameters. ठीक है, now the next topic that we are going to talk about today is operator overloading. Operator overloading. Now ऑपरेटर ओवरलोडिंग थोड़ा सा डिफरेंट है एंड थोड़ा सा इसको समझने में भी प्रॉब्लम होती है स्टूडेंट्स को, बट डोंट वरी, आई विल मेक यू अंडरस्टैंड इन सच अ वे दैट यू विल अंडरस्टैंड इट फुल्ली। नाउ ऑपरेटर ओवरलोडिंग का बेसिकली मतलब होता है कि हम एक ऑपरेटर को ओवरलोड कर रहे हैं। इट मीन्स हम एक बिल्ड इन ऑपरेटर को ओवरलोड, हमारे पास जो बिल्ड इन ऑपरेटर्स होते हैं वो कौन कौन से होते हैं। बिल्ड इन ऑपरेटर्स हमारे पास प्लस, माइनस, डिवीजन, मल्टीप्लिकेटर देन हो गई, तो एक्सेट्रा, ये सारे हमारे पास क्या होते हैं, बिल्ड इन ऑपरेटर्स होते हैं। इनको पता होगा कि इनको अगर एक काम हमने दे रखा है, फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने a प्लस बी लिखा है इज इक्वल टू सी लिखा है, तो यहाँ पर ये जो प्लस ऑपरेटर है ये क्या करेगा, a की वैल्यू एंड b की वैल्यू दोनों की वैल्यूज को ऐड करेगा एंड जो भी रिजल्ट आएगा वो c के अंदर चला जाएगा। यहाँ पर अगर प्लस की जगह माइनस लिखें, डिवाइड लिखें, मल्टीप्लाई लिखें, ग्रेटर देन, लेस देन लिखें, तो सबका यहाँ पर एक ही काम होने वाला है क्योंकि इनको ऑलरेडी डेफिनेशन प्रोवाइडेड है कि आपको यही काम करना है। लेकिन क्या होगा अगर मैं c1 इज इक्वल टू a1 प्लस b1 लिख दूं। नाउ हेयर c1, a1 एंड b1, थ्री ऑफ देम आर ऑब्जेक्ट्स ओवर हियर। क्या है ये, ऑब्जेक्ट्स हैं, दे आर नॉट द नॉर्मल ऑपरेंट्स ओवर हियर और द नॉर्मल वैल्यूज, दे आर द ऑब्जेक्ट्स ओवर हियर। अब अगर इसको हम प्लस करवाने की कोशिश करें तो क्या ये प्लस हो जाएगा, नहीं, ये हमको दे देगा एरर। ये क्या बोलेगा कि मैं सिर्फ ऑपरेंट्स को ही प्लस करता हूँ, मैं कोई भी ऑब्जेक्ट को प्लस नहीं करूंगा। बट क्या हम ऐसा प्रोग्राम लिख सकते हैं जिसकी वजह से प्लस ऑपरेटर जो है ये हमारे ऑब्जेक्ट्स को भी ऐड करने का काम करे, बिल्कुल कर सकते हैं। तो इसी कॉन्सेप्ट को हम बोलते हैं ऑपरेटर ओवरलोडिंग। यहाँ पर हम बेसिकली करके आ रहे हैं, वी आर प्रोवाइडिंग अ न्यू डेफिनेशन टू द बिल्ड इन ऑपरेटर्स। मैं आपके लिए यहाँ पर डेफिनेशन लिख देती हूँ। सो वी कैन असाइन a new definition to an existing operators। ये जितने भी ऑपरेटर्स मैंने यहाँ पर मेंशन कर रखे हैं ये सारे एग्जिस्टिंग ऑपरेटर्स हैं, यहाँ पर कोई भी न्यू ऑपरेटर नहीं है। लेकिन यहाँ पर जो मैंने आपको एक एग्जांपल दिया, यहाँ पर एक और क्वेश्चन आता है और वो क्वेश्चन क्या आता है कि हमने यहाँ पर जो ये नॉर्मल वेरिएबल्स थे इनको तो ऐड कर दिया, लेकिन इनको क्यों नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि ये है हमारे बिल्डिंग। तो यहाँ पर ये जो हमने a1, b1, c1 बनाई, ये क्या है, ये हमारे यूजर डिफाइंड डेटा टाइप्स है। क्लास क्या होती है, एक यूजर डिफाइंड डेटा टाइप होती है। लेकिन प्लस ऑपरेटर को किस बात की डेफिनेशन प्रोवाइड हो चुकी है पहले से कि आपको सिर्फ बिल्ड इन वेरिएबल्स, बिल्ड इन डेटा टाइप्स को ही ऐड करना है। लेकिन यहाँ पर तो ये यूजर डिफाइंड आ गया, तो यूजर डिफाइंड आते ही ये डिक्लाइन कर देता है कि भाई मैं तो ऐसा नहीं करूंगा, लेकिन हम तब भी इससे काम करवाएंगे। ये करना नहीं चाहता लेकिन तब भी हम इससे काम करवाएंगे बाय द कॉन्सेप्ट ऑफ ऑपरेटर ओवरलोडिंग। ठीक है, तो इसके अंदर अ न्यू डेफिनेशन इज गिवन टू द ऑपरेटर। मैंने आपको 2 टाइप्स की डेफिनेशंस लिखवा दी हैं, आप इन दोनों में से कोई सी भी डेफिनेशंस अपने एग्जाम में लिख सकते हो, या फिर इफ यू वांट टू मेक अ डेफिनेशन ऑफ योर ओन बाय अंडरस्टैंडिंग द कॉन्सेप्ट यू कैन ऑल्सो डू इट। ठीक है, सो दैट it can be used to add the objects. Now here one more question arises, क्या हम सारे जितने भी हमारे पास ऑपरेटर्स प्रेजेंट होते हैं सबको हम ऑपरेटर ओवरलोड कर सकते हैं? तो इसका आंसर है नहीं।
नाउ देयर आर सम ऑपरेटर्स दैट कांट बी ओवरलोडेड। कुछ ऑपरेटर्स ऐसे होते हैं जो कि हमको परमिशन अलाउ नहीं करते कि आप हमको ओवरलोड करो। फर्स्ट आता है हमारा स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर। स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर हमने बहुत बार यूज कर रखा है, कुछ इस तरीके का होता है, तो इसको हम ओवरलोड नहीं कर सकते। सेकंड हमारे पास आता है क्लास मेंबर एक्सेस ऑपरेटर। क्लास मेंबर एक्सेस ऑपरेटर, ठीक है। तो इसमें फॉर एग्जांपल इफ यू आर टॉकिंग अबाउट द डॉट ऑपरेटर या फिर अगर हम एस्टेरिस्क की बात कर रहे हैं तो इनको भी हम ओवरलोड नहीं कर सकते हैं। थर्डली हम बात करते हैं अपने साइज ऑफ ऑपरेटर की। साइज ऑफ ऑपरेटर, साइज ऑफ ऑपरेटर को अपन कब यूज करते हैं, जब भी हमको किसी भी डेटा टाइप का साइज पता करना होता है। एंड फोर्थली कंडीशनल ऑपरेटर्स। कंडीशनल ऑपरेटर्स के बारे में हमने टोकन्स के अंदर बात करी थी काफी अच्छे से। कंडीशनल ऑपरेटर्स में आ जाते हैं हमारे पास कॉलन और एक क्वेश्चन मार्क। तो ये दोनों ही कंडीशंस को चेक करने के काम में आते हैं, तो इनको भी हम ओवरलोड नहीं कर सकते। लेकिन हमारे पास जितने भी और ऑपरेटर्स आते हैं, दैट इज प्लस, माइनस, मॉड, डिवाइड, मल्टीप्लीकेशन, लेस देन, ग्रेटर देन, इक्वल टू, असाइनमेंट, इन सारे के सारे ऑपरेटर्स को हम ओवरलोड कर सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन द कंडीशन दैट इज गिवन इन द क्वेश्चन। नाउ यहाँ पर हम एक क्वेश्चन करने वाले हैं जिसके अंदर हम सबसे पहले दो नंबर को यूजर से एंटर करवाएंगे एंड देन उन्हें ऐड करेंगे बाय यूजिंग द ऑब्जेक्ट्स। किसको यूज करेंगे? ऑब्जेक्ट्स पे। जैसे कि अभी मैंने आपको यहाँ पर ये स्टेटमेंट लिखकर दिखाया, ये स्टेटमेंट किस तरीके से एग्जीक्यूट होगा ये हम अपने प्रोग्राम के अंदर बात करते हैं। तो एक न्यू पेज बना लेते हैं। सबसे पहले हेडर फाइल, न्यू स्ट्रीम, यूजिंग नेम स्पेस std। यहाँ पर एक क्लास बना लेते हैं अपन ऑपरेटर के नाम से, नहीं ऑपरेटर के नाम से नहीं बना पाएंगे, ए नाम की क्लास बना लेते हैं। एंड प्राइवेट सेक्शन के अंदर हम एक वेरिएबल बना लेते हैं ए, इंट ए, ठीक है। अब पब्लिक सेक्शन के अंदर कुछ फंक्शंस बनाने वाले हैं। सबसे पहले तो हमें एक फंक्शन बनाना पड़ेगा void get data। void get data फंक्शन क्या काम करेगा? ये हमको ए की जो भी वैल्यू है वो हमको ये लाकर देगा। यूजर से इनपुट करवाएंगे, मीन्स सी आउट एंटर और नंबर एंड यहाँ पर सी इन ए, ठीक है। तो ये करवा लेंगे। अब अगर सेम फंक्शन को ही हम 2 टाइम्स कॉल करवा लेंगे तो हमारे पास दो वैल्यूज यहाँ पर आ जाएंगी। तो वी डोंट हैव टू मेक अनदर फंक्शन फॉर द सेम पर्पज। नाउ अब हमारे पास वैल्यूज तो आ गई, लेकिन अब उनका एडिशन करके हमको प्रिंट भी तो करवाना है। तो एडिशन करने का काम तो हम ऑब्जेक्ट्स के थ्रू करेंगे, लेकिन प्रिंट तो अपन करवा सकते हैं वॉइड डिस्प्ले करके। यहाँ पर प्रिंट करवा देंगे सी आउट वैल्यू इस, यहाँ पर ए की जो भी वैल्यू आएगी वो यहाँ पर प्रिंट हो जाएगी। अब मेन स्टेप यहाँ से शुरू होता है क्लास के अंदर से। यस, क्लास के अंदर ही हम यहाँ पर मेन स्टेप करने वाले हैं। ना उसके लिए हमको यहाँ पर एक साइड में पेज लगाकर इसको समझना पड़ेगा कि हम करने क्या वाले हैं यहाँ पर। तो हमारे जो इक्वेशन है दैट इज C1 इज इक्वल्स टू A1 प्लस B1, कुछ इस तरीके की हमारी इक्वेशन है। नाउ हम यहाँ पर करना क्या वाले हैं, A1 के रेफरेंस से अपन प्लस फंक्शन को कॉल करेंगे जिसके अंदर B1 एज एन आर्ग्यूमेंट पास होने वाला है। हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर A1 के रेफरेंस से प्लस फंक्शन है, यहाँ पर प्लस फंक्शन बनाएंगे। अभी हम प्लस फंक्शन को कॉल करेंगे जिसके अंदर B1 को एज एन आर्ग्यूमेंट अपन इसके अंदर पास करेंगे एंड इस फंक्शन का जो भी रिजल्ट आएगा, जो भी हम इसमें से रिटर्न करवाएंगे, रिटर्न को अपन C1 ऑब्जेक्ट के अंदर स्टोर कर देंगे एंड फिर हम प्रिंट करवा लेंगे, ठीक है। अब इसको ही यूज कर अगर हमें एक फंक्शन लिखना हुआ तो हम कैसे लिखेंगे? सबसे पहले तो फंक्शन को हम डिक्लेयर किस तरीके से करते हैं, सबसे पहले हम लिखते हैं उसका रिटर्न टाइप। अब यहाँ पर मेरे को क्या चाहिए, C1 चाहिए। C1 किस रिटर्न टाइप में होना चाहिए? क्लास है, क्लास का ऑब्जेक्ट है C1, तो ये मुझे क्लास टाइप में ही चाहिए होगा। तो यहाँ पर सबसे पहले हम अपनी क्लास का नेम लिखेंगे विच विल एक्ट एज अ रिटर्न टाइप, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर लिखेंगे ऑपरेटर।
ऑपरेटर इधर एक कीवर्ड है, यू कैन सी यहाँ पर ये बोल्ड हो गया है, इसका मतलब ऑपरेटर यहाँ पर क्या है, एक कीवर्ड है। एंड आफ्टर दैट वी प्लेस द ऑपरेटर दैट वी आर गोइंग टू ओवरलोड, यहाँ पर हम प्लस को ओवरलोड करने वाले हैं, यहाँ पर हम किसको ओवरलोड कर रहे हैं, प्लस को ओवरलोड कर रहे हैं, तो यहाँ पर प्लस लिख देंगे। एंड देन हमने क्या लिखा, हमने लिख रखा है कि A1 के रेफरेंस से हमने प्लस को कॉल करा, ठीक है, एंड B1 को आर्ग्यूमेंट की तरह पास करा। अब B1 को भी A टाइप ही हमको देना पड़ेगा, A एंड B1, तो यहाँ पर ये कॉल हो जाएगा। फंक्शन तो बना दिया, अब फंक्शन के अंदर डेफिनेशन प्रोवाइड करते हैं। अब हमने यहाँ पर बोला कि हमको भाई चाहिए C1, लेकिन अब C1 तो यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट है, अगर मेरे को C1 की वैल्यूज इसके अंदर स्टोर करवानी है तो उसके लिए मुझे एक A टाइप का C1 बनाना पड़ेगा यहाँ पर अलग से, ठीक है। अब एक बात ध्यान से सुनना, यस, हमने यहाँ पर 3 ऑब्जेक्ट्स बनाए हैं, A1, B1 एंड C1। इन तीनों के ही पास इनके खुद के वेरिएबल्स होंगे कुछ, इसके पास भी एक A वेरिएबल है, इसके पास भी एक A वेरिएबल है, इसके पास भी एक A वेरिएबल है। हम अपने क्वेश्चन में क्या करवाना चाहते हैं कि A1 का जो A है, B1 का जो A है, उन दोनों को ऐड कर दो और उनको C1 के A के अंदर प्लेस कर दो, सिंपल सा काम है, ठीक है। तो C1 डॉट A मतलब C1 के अंदर जो A है उसके अंदर हमको क्या काम करवाना है, A प्लस B1 का A, B1 डॉट A। अब क्वेश्चन यहाँ पर आता है कि हमने यहाँ पर A1 डॉट A क्यों नहीं लिखा, A1 डॉट A इसलिए नहीं लिखा क्योंकि हमने क्या बोला कि हम यहाँ पर A1 के रेफरेंस से इसको कॉल करवा रहे हैं, A1 के रेफरेंस से अपन प्लस को कॉल करवा रहे हैं, मतलब ये जो फंक्शन है ये A1 की वजह से कॉल हो रहा है। तो इसका मतलब यहाँ पर ये ऑलरेडी अंडरस्टूड है कि ये जो हमने सिर्फ सिंपल A लिख रखा है दैट इज द A1 A, ठीक है। तो यहाँ पर हमको अलग से A1 डॉट A लिखने की जरूरत नहीं है, जिसका ये फंक्शन है उसी का ये A है, दैट इज A1 डॉट A है ये। इसके बाद अपन को क्या करना पड़ेगा, रिटर्न भी तो करवाना पड़ेगा, किसको, C1 को रिटर्न करवाना पड़ेगा, क्योंकि देखो यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर जो हमने ऑब्जेक्ट बना रखा है C1, दिस ऑब्जेक्ट एंड दिस इज अ डिफरेंट, ये बिल्कुल डिफरेंट है, सेम नहीं है। यहाँ पर इट इज एक्टिंग एज अ लोकल वेरिएबल, लेकिन यहाँ पर इट इज एक्टिंग एज एन ऑब्जेक्ट। अब मुझे अगर इसकी वैल्यूज ऑब्जेक्ट के अंदर चाहिए तो उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, उसके लिए हमको यहाँ पर रिटर्न करवाना पड़ेगा। नाउ यहाँ पर हमारा ये फंक्शन खत्म हो जाता है। अब आ जाते हैं इंट मेन सेक्शन के अंदर। इफ यू आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड दिस पर्टिकुलर कोड तो थोड़ा सा वीडियो को पीछे करना है, अच्छे से उसको दोबारा से फोकसली समझना है एंड यू विल अंडरस्टैंड इट, डोंट वरी, इतना ज्यादा डिफिकल्ट नहीं होता, बहुत ही ईजी है ये, ठीक है। देन बात करते हैं इंट मेन सेक्शन के अंदर हम क्या करने वाले हैं। सबसे पहले तो अपन A टाइप के 3 ऑब्जेक्ट्स बना लेते हैं इधर, A1, B1 एंड C1, ठीक है। अपन ने यहाँ पर ये 3 ऑब्जेक्ट्स बना लिए। उसके बाद क्या करेंगे, अपन A1 डॉट गेट डेटा करने वाले हैं, क्योंकि सबसे पहले तो हमको वैल्यूज को इनपुट करवाना पड़ेगा। गेट डेटा को कॉल करवा लिया। अब इससे तो मेरे पास एक वैल्यू आ जाएगी, लेकिन एक वैल्यू का मैं क्या करूंगी, मुझे 2 वैल्यूज चाहिए, तो B1 डॉट गेट डेटा कर लेंगे, B1 डॉट गेट डेटा। अब जैसे ही इन दोनों की वैल्यूज आई वैसे ही मुझे क्या करना पड़ेगा, एडिशन परफॉर्म करना पड़ेगा। तो यहाँ पर हम लिखेंगे C1 इज इक्वल्स टू A1 प्लस B1, ठीक है। इस लाइन का क्या मतलब है कि A1 के रेफरेंस से प्लस, दैट मीन्स ये वाला जो ऑपरेशन है ये कॉल होगा जिसके अंदर B1 एज एन आर्ग्यूमेंट यहाँ पर ऑफ क्लास टाइप ऑफ डेटा टाइप A यहाँ पर पास हो रहा है, ठीक है। अब हमने एडिशन करवा दिया, हमने वैल्यूज भी ले ली, लेकिन अब हमको प्रिंट भी तो करवाना पड़ेगा। तो यहाँ पर क्या करते हैं, अपन तीनों की वैल्यूज को एक एक बार प्रिंट करवा कर देख लेते हैं। A1 डॉट डिस्प्ले कर लेते हैं एंड देन B1 डॉट डिस्प्ले एंड सिमिलरली C1 डॉट डिस्प्ले, क्योंकि जब हमने फंक्शन को कॉल करा, जब हमने यहाँ पर रिटर्न C1 करा तो यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर जो C1 की वैल्यू है वो आकर यहाँ पर स्टोर होगी, क्योंकि जहां से हम फंक्शन को कॉल करते हैं हम वापस वहीं पर आते हैं। यहाँ से हमने फंक्शन को कॉल लगाया, फंक्शन कॉल हो गया, इसकी जो वैल्यूज है वो इसमें आई, अब लेफ्ट टू राइट जाती है तो ये वैल्यूज हमारी C1 के अंदर स्टोर हो गई, ठीक है। लास्ट में कर देते हैं रिटर्न 0 एंड एग्जीक्यूट, यस। So the first number that we have entered is 3, second number is 5 एंड यहाँ पर हमारे पास तीनों की वैल्यूज आ गई है कि A की वैल्यू क्या एंटर करी हमने 3,
b की वैल्यू क्या है 5 एंड c की वैल्यू c1 जिसके अंदर हमने ऑब्जेक्ट्स को ऐड करके वैल्यू डाली एंड दैट इज 8। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, ऑब्जेक्ट्स को भी यहाँ पर ऐड करा जा सकता है बाय प्रोवाइडिंग अ डिफरेंट डेफिनेशन, अ न्यू डेफिनेशन टू द प्री एग्जिस्टिंग ऑपरेटर्स, दैट इज द बिल्ट इन ऑपरेटर्स। नाउ व्हाट डू वी मीन बाय रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म? नाउ यहाँ पर अगर हम देखें, सो एज द नेम सजेस्ट दैट द फंक्शन टू बी इन्वोक्ड इज नोन एट द रन टाइम। जब हम फंक्शन को कंपाइल कर रहे होते हैं, जब हम अपने पूरे प्रोग्राम को कंपाइल कर रहे हैं, तो कंपाइलर को नहीं पता होता कि हमें कौन से फंक्शन को कॉल करना है, लेकिन जब वो रन कर रहा होता है तब उसको पता लगता है कि मुझे कौन सा फंक्शन कॉल करवाना है। ठीक है, सो लेट मी जस्ट राइट अ डेफिनेशन फॉर यू। द फंक्शन that is to be invoked. Invoked means called. Invoked is known at the runtime. Known at runtime. ठीक है। Now runtime polymorphism को आप और क्या क्या बोल सकते हो? इसको आप डायनेमिक बाइंडिंग भी बोल सकते हो। क्या बोल सकते हो? डायनेमिक बाइंडिंग बोल सकते हो आप इसको, या फिर हम इसको लेट बाइंडिंग भी बोल सकते हैं। लेट बाइंडिंग, जैसे कि हमने देखा था कंपाइल टाइम के अंदर, कंपाइल टाइम को हम स्टैटिक बाइंडिंग या फिर अर्ली बाइंडिंग भी बोल सकते हैं। तो उसी के करस्पॉन्डिंग यहाँ पर नेम्स आते हैं। जब हम बात करते हैं स्टैटिक बाइंडिंग की, तो यहाँ पर हम डायनेमिक बाइंडिंग बोल देते हैं। अगर वहां पर हम अर्ली बाइंडिंग की बात करें तो यहाँ पर हम लेट बाइंडिंग की बात बोल देते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से ये नेम्स थोड़े से सिनोनिकली चलते हैं। नाउ रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म को हम अचीव किस तरीके से कर सकते हैं उसके ऊपर बात करते हैं। रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म को अगर हमको अचीव करना है तो हमें एक टॉपिक के बारे में पढ़ना होता है, दैट इज फंक्शन ओवरराइडिंग। फंक्शन ओवरराइडिंग। Now function overriding is very similar to the topic that we have already discussed, that is function overloading. ये दोनों टॉपिक्स काफी ज्यादा सिमिलर होते हैं। अगर मैं आपको एक थोड़ा सा ब्रशअप करवाऊं तो हमने क्या पढ़ा था फंक्शन ओवरलोडिंग में? It allows multiple functions with the same name but different parameters to coexist in the same scope. फंक्शन ओवरराइडिंग में हमारे पास थोड़ा सा यहाँ पर डिफरेंस आ जाता है। क्या डिफरेंस आता है? जब हम बात करते हैं फंक्शन ओवरराइडिंग की, तो यहाँ पर हमारे पास सेम फंक्शन नेम होता है, फंक्शन नेम भी हमारे पास यहाँ पर सेम होता है। ऑल्सो यहाँ पर हमारे पास सेम रिटर्न टाइप होता है, सेम रिटर्न टाइप। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या बोल सकते हैं कि जिन फंक्शंस की हम बात कर रहे हैं दे आर आइडेंटिकल टू ईच अदर, बिल्कुल सेम टू सेम फंक्शंस है। तो मैं आपको बताती हूँ कि फंक्शन ओवरराइडिंग के अंदर हम करते क्या। इसको एक एग्जाम्पल से हम समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल सपोज वी आर हैविंग टू क्लासेस। हमारे पास टू क्लासेस है, फर्स्ट विल बी अ बेस क्लास एंड द सेकेंड विल बी अ डिराइव्ड क्लास। ठीक है, इन दोनों के अंदर ही मैंने एक फंक्शन बनाया, फॉर एग्जाम्पल प्रिंट हेलो के नाम से एक फंक्शन हमने इन दोनों के अंदर क्रिएट किया, प्रिंट हेलो। ठीक है, नाउ दे आर विद द सेम सिग्नेचर, दैट इज सिग्नेचर मीन्स सेम रिटर्न टाइप। यहाँ पर भी ये वॉइड ही है, वॉइड प्रिंट हेलो, एंड यहाँ पर भी ये वॉइड प्रिंट हेलो है। अब हमने बात करी थी पहले इनहेरिटेंस के अंदर कि जब भी हम बेस क्लास और डिराइव्ड क्लास बनाते हैं, तो हम ऑब्जेक्ट हमेशा डिराइव्ड क्लास के लिए ही बनाते हैं, हम बेस क्लास के लिए कभी भी ऑब्जेक्ट नहीं बनाते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि बेस क्लास की जितनी भी कैरेक्टरिस्टिक्स होती है वो ऑलरेडी डिराइव्ड क्लास के अंदर प्रेजेंट होती हैं। ठीक है, तो इसीलिए हम क्या करते हैं, डिराइव्ड क्लास के लिए ऑब्जेक्ट बनाते हैं ना। जिस क्लास के लिए ऑब्जेक्ट बनाएंगे उस ऑब्जेक्ट से हम उसी क्लास के जो भी फंक्शंस है उनको कॉल करवा पाएंगे, राइट। तो इस फंक्शन को हम क्या बोलते हैं, इस प्रोसेस को हम बोलते हैं फंक्शन ओवरराइडिंग, जहां पर डिराइव्ड क्लास के जो फंक्शंस हैं वो बेस क्लास के फंक्शंस को ओवरराइड कर देते हैं। जब यहाँ पर हमारे पास एक फंक्शन यहाँ पर है, एक फंक्शन यहाँ पर है, यहाँ पर ये जो डिराइव्ड क्लास का फंक्शन है ये ओवरराइड कर देता है बेस क्लास के फंक्शन को। इसी की वजह से जो हमारा बेस क्लास का फंक्शन है वो रन नहीं कर पाता और डिराइव्ड क्लास का जो फंक्शन है वो रन कर जाता है। इसको और बेटर वे में समझने के लिए एक एग्जांपल से समझते हैं इसको। सबसे पहले हैश इंक्लूड आईओस्ट्रीम, देन यूजिंग नेमस्पेस एसटीडी। ठीक है, अब यहाँ पर हम दो क्लासेस बनाने वाले हैं। सबसे पहले बनाते हैं क्लास ए एंड इसके अंदर पब्लिक सेक्शन के अंदर हम एक फंक्शन बनाते हैं वॉइड डिस्प्ले के नेम से। इसको मैं यहीं पर डेफिनेशन प्रोवाइड कर रही हूँ। डेफिनेशन में हम सिंपली एक स्टेटमेंट प्रिंट करवाने वाले हैं, दिस इज अ बेस क्लास।
ठीक है, इतना करवा लेते हैं अपन। नाउ अब हम जाएंगे अपनी सेकेंड क्लास में, यहाँ पर टर्मिनेटर लगा देते हैं। नाउ सेकेंड क्लास हम बनाते हैं, एक क्लास बी बनाई हमने और इसको हम डिराइव कर रहे हैं। डिराइव कैसे करेंगे, सबसे पहले हम यहाँ पर लिखते हैं विजिबिलिटी मॉडिफायर। इसके बारे में हमने ऑलरेडी इनहेरिटेंस के अंदर बात कर रखी है कि हमने यहाँ पर पब्लिक क्यों लिखा, प्राइवेट कब लिखते हैं, प्रोटेक्टेड कब लिखते हैं। एंड देन अब अपनी बेस क्लास का नाम लिख देते हैं। यहाँ पर भी सेम पब्लिक सेक्शन के अंदर हम सेम फंक्शन बना लेते हैं, वॉइड डिस्प्ले नेम का फंक्शन बनाएंगे यहाँ पर भी। एंड इसको हम एक दूसरी डेफिनेशन दे देते हैं, दिस इज अ डिराइव्ड क्लास। ठीक है, ताकि जो भी फंक्शन यहाँ पर कॉल होगा तो हमको पता चल जाएगा कि यहाँ पर कौन सा फंक्शन एक्चुअली के अंदर कॉल हो पा रहा है। ठीक है, ये हमने कर दिया। यहाँ पर टर्मिनेटर लगा देंगे। देन आ जाओ इंट मेन सेक्शन के ऊपर। अब इंट मेन सेक्शन में सबसे पहले हम डिराइव्ड क्लास के लिए ऑब्जेक्ट बनाएंगे, हम बेस क्लास के लिए ऑब्जेक्ट्स नहीं बनाते हैं। तो बी के लिए ऑब्जेक्ट में फॉर एग्जाम्पल b1 ऑब्जेक्ट बना लेते हैं यहाँ पर। नाउ b1 डॉट अपन करने वाले हैं डिस्प्ले, इसको डिस्प्ले करवा देंगे एंड लास्ट में लिख देंगे रिटर्न 0 एंड इसको एग्जीक्यूट करते हैं। हम इट इज वेल अंडरस्टूड कि यहाँ पर जो हमारी क्लास बी है उसके अंदर जो हमने फंक्शन बना रखा है वॉइड डिस्प्ले, वो हमारे पास यहाँ पर प्रिंट होगा, दैट इज दिस इज अ डिराइव्ड क्लास। ये हमारे पास यहाँ पर प्रिंट होकर आ गया। ठीक है, इतनी बात तो हमें समझ में आई। लेकिन अब क्या हो सकता है ना कि जब भी आप वाइवा देने बैठो तो कोई एग्जामिनर ऐसा भी पूछ सकते हैं कि फंक्शन ओवरराइडिंग का जब हम कॉन्सेप्ट लेते हैं तो उसमें हम डिराइव्ड क्लास के लिए तो ऑब्जेक्ट बना के सेम क्लास का फंक्शन को कॉल करवा लेते हैं, बट अगर मुझे चाहिए कि मैं सेम ऑब्जेक्ट के थ्रू अपनी बेस क्लास का फंक्शन कॉल करवाऊं तो क्या ये पॉसिबल है? तो यहाँ पर मेजॉरिटी ऑफ स्टूडेंट्स बोल देते हैं सर ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। क्यों नहीं पॉसिबल है? क्योंकि जिस क्लास का हम ऑब्जेक्ट बनाते हैं उसी क्लास का फंक्शन को हम कॉल कर पाते हैं, बट दिस इज हाफ ट्रू। अगर हम चाहें तो हम सेम ऑब्जेक्ट से, दैट इज द ऑब्जेक्ट ऑफ द डिराइव्ड क्लास, इससे हम बेस क्लास के फंक्शन को भी कॉल करवा सकते हैं। कैसे कॉल करवाएंगे, लेट्स सी इट। इसको कमेंट आउट कर देते हैं। तो ऐसा करने के लिए सबसे पहले तो अपन क्या करेंगे, अपना ऑब्जेक्ट लिखेंगे। ऑब्जेक्ट हम दोबारा नहीं बनाएंगे, जो ऑब्जेक्ट हम बना चुके हैं हम उसी को यूज करने वाले हैं यहाँ पर। इसके साथ फिर हम लिखते हैं अपना डॉट एंड यहाँ पर हम लिखते हैं अपनी बेस क्लास का नेम। बेस क्लास का नेम क्या है, यहाँ पर ए है तो हमने वो लिख दिया। देन लगाते हैं स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर एंड देन वी विल राइट द नेम ऑफ द फंक्शन दैट वी वांट टू डिस्प्ले ओवर हियर। ठीक है, ये फंक्शन कर दिया। अब इसको कर लेंगे रन। ओके, सो द आउटपुट इज ओवर हियर। आउटपुट में हमारे पास क्या आया, दैट दिस इज अ बेस क्लास। तो यहाँ पर हमने क्या करा, हमने डिराइव्ड क्लास के ऑब्जेक्ट को यूज करके अपनी बेस क्लास के ऑब्जेक्ट को यहाँ पर प्रिंट करवा लिया। अब अगर मैं चाहूँ कि ये दोनों ही प्रिंट हो जाएं एक साथ, सबसे पहले हमारे पास डिराइव्ड क्लास प्रिंट होगा एंड सेकेंडली हमारे पास क्या प्रिंट होगा यहाँ पर, दिस इज अ बेस क्लास। लेट्स सी वेदर इट वर्क्स और नॉट। यस इट वर्क्स। सबसे पहले हमारे पास प्रिंट हुआ दैट दिस इज अ डिराइव्ड क्लास। अब यहाँ पर हमने एंडल यूज नहीं करा है इसीलिए ये दोनों मर्ज हो गए हैं एंड सेकेंडली हमारे पास प्रिंट होकर आया है दैट दिस इज अ बेस क्लास। ठीक है, तो हम ऐसा भी करवा सकते हैं अगर मैं चाहती हूँ कि हमारा जो डिराइव्ड क्लास का ऑब्जेक्ट है वो बेस क्लास के फंक्शन को कॉल करे तो वो भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पर हम ऐसा नहीं करवाते हैं। यहाँ पर हम क्या करवाते हैं कि जो हमारा डिराइव्ड क्लास का फंक्शन है वो बेस क्लास के फंक्शन को ओवरराइड करना है। ठीक है, तो आप इस तरीके से कर सकते हो। फंक्शन ओवरराइडिंग का कॉन्सेप्ट इतना ही है। अगर आपको फंक्शन ओवरलोडिंग आता है तो फंक्शन ओवरराइडिंग समझना बहुत ही इजी हो जाता है। नाउ जब हम बात कर रहे होते हैं रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म की, रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म के अंदर हम एक और टॉपिक की बात करते हैं। मैंने आपको यहाँ पर एक फ्लो चार्ट बनवाया था। यस हियर इट इज। पॉलीमॉर्फिज्म 2 टाइप्स के होते हैं, रन टाइम एंड कंपाइल टाइम। कंपाइल टाइम के अंदर हमने बात करी थी फंक्शन ओवरलोडिंग एंड ऑपरेटर ओवरलोडिंग की। सिमिलरली हमारे पास रन टाइम के अंदर एक कॉन्सेप्ट आता है दैट इज वर्चुअल फंक्शन। वर्चुअल फंक्शन मैंने आपको बताया था दैट इट इज वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। कोई C++ का पेपर बनाए और उसके अंदर वर्चुअल फंक्शन से रिलेटेड कोई क्वेश्चन ना हो, ऐसा हो नहीं सकता। इट इज काफी ज्यादा रेयर हो जाता है अगर ये ऐसा क्वेश्चन नहीं आता है तो सबसे पहले अब हम डिस्कस करते हैं वर्चुअल फंक्शन के बारे में। लेट्स पुट द हेडिंग वर्चुअल फंक्शन। ओके, अब वर्चुअल फंक्शन की हम बात करते हैं तो मतलब यहाँ पर क्या समझ में आता है,
टॉपिक से बात करेंगे तो इस यहाँ पर क्या समझ में आ रहा है कि हम अपने क्लासेस के अंदर एक फंक्शन बनाने वाले हैं जो कि कैसा होने वाला है, वर्चुअल होने वाला है। यहाँ पर एक और बात मैं आपको बताऊं, वर्चुअल फंक्शन का एक दूसरा नाम भी होता है, इसको हम वर्चुअल बेस क्लास भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? वर्चुअल बेस क्लास, क्योंकि यहाँ पर जो हम वर्चुअल फंक्शन बनाते हैं वो हम बेस क्लास के अंदर बना रहे होते हैं। अब मैं आपको बताऊं तो अभी जितने भी टॉपिक्स आने वाले सारे टॉपिक्स ऑलमोस्ट बेस क्लास एंड डिराइव्ड क्लास के कॉन्सेप्ट के ऊपर बेस्ड होंगे। अब वर्चुअल फंक्शन की जब हम बात करते हैं तो यहाँ पर हम एक कीवर्ड यूज करते हैं, दैट इज वर्चुअल। वर्चुअल कीवर्ड यहाँ पर यूज करते हैं, ऑल द लेटर्स इन दिस आर इन द लोअर केस। ठीक है, नाउ मैं आपको सबसे पहले इसमें स्टेप बाय स्टेप बताती हूँ कि इसमें होता क्या। फर्स्टली यहाँ पर हम क्या करते हैं, अ वर्चुअल फंक्शन इज डिफाइंड इन द बेस क्लास। बेस क्लास के अंदर हम एक वर्चुअल फंक्शन को डिफाइन करते हैं। सेकेंडली, अ वर्चुअल फंक्शन इज रीडिफाइंड। यहाँ पर क्या कर रहे हैं, हम रीडिफाइंड कर रहे हैं इन डिराइव्ड क्लास। लेकिन जब हम डिराइव्ड क्लास के अंदर फंक्शन को रीडिफाइन कर रहे होते हैं तो हम यहाँ पर सेकेंड टाइम वर्चुअल कीवर्ड का यूज नहीं करते हैं। वर्चुअल कीवर्ड का यूज सिर्फ एक बार होगा और वो होगा यहाँ पर डिराइव्ड क्लास के अंदर यूज होगा। थर्डली, हम यहाँ पर क्या कर रहे होते हैं, अ पॉइंटर टू द बेस क्लास इज क्रिएटेड। टू द बेस क्लास इज created, and now on the basis of type of object assigned, the respective class function is called. तो यहाँ पर हम जिस तरीके का ऑब्जेक्ट बनाने वाले हैं उसी क्लास का फंक्शन हमारे पास यहाँ पर क्या होने वाला है, कॉल होके आ जाएगा। इसको बेटर वे में समझने के लिए एक एग्जांपल लिख लेते हैं। सबसे पहले हेडर फाइल स्ट्रीम, then using namespace std। यहाँ पर सबसे पहले अपन बना लेते हैं एक क्लास, एक नाम से बना लेते हैं। यहाँ पर पब्लिक सेक्शन के अंदर यहाँ पर हम एक वर्चुअल कीवर्ड नाम से एक वर्चुअल फंक्शन बनाते हैं, वर्चुअल वॉइड शो। अगर आपसे कोई पूछे कि वर्चुअल फंक्शन अगर आपको बनाना है तो उसके लिए सिंटैक्स क्या होता है, सिंटैक्स मैं आपको यहाँ पर बता देती हूँ। सबसे पहले हम लिख रहे होते हैं वर्चुअल कीवर्ड। सबसे पहले यहाँ पर वर्चुअल कीवर्ड लिखेंगे, उसके बाद यहाँ पर अपना रिटर्न टाइप लिखने वाले हैं। रिटर्न टाइप कुछ भी हो सकता है। सेकेंडली यहाँ पर हम लिखते हैं फंक्शन नेम एंड देन यहाँ पर हम ब्रैकेट्स लगा देते हैं। अब अगर हम डेफिनेशन प्रोवाइड कर रहे हैं तो हम यहीं पर कर सकते हैं, अगर हम सिर्फ डिक्लेयर कर रहे हैं तो यहाँ पर हम सेमीकोलन लगा सकते हैं। फंक्शन कॉलिंग, फंक्शन डिक्लेरेशन, जैसे कि हमने ऑलरेडी बात कर रखी है। अब यहाँ पर हम इसको क्या कर रहे हैं, एक स्टेटमेंट प्रिंट करवा देते हैं दैट दिस इज अ बेस क्लास। ठीक है, यहाँ पर हमने ये फंक्शन कॉल करवा दिया। अब सेकेंडली हम एक और क्लास बनाएंगे, यहाँ पर क्लास बी के नेम से बनाते हैं एंड यहाँ पर इसमें पब्लिक दे देते हैं ए। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि जो क्लास बी है वो क्लास ए को पब्लिकली इनहेरिट कर पा रही है। नाउ यहाँ पर पब्लिक सेक्शन के अंदर हम सेम फंक्शन बनाने वाले हैं। ये जो हमने वॉइड शो बनाया है यहाँ पर, सेम फंक्शन यहाँ पर भी बनेगा बट विदाउट वर्चुअल कीवर्ड, वॉइड शो। ठीक है, इसको बना लिया। अब इसके अंदर भी अपन एक स्टेटमेंट लिख देते हैं दैट दिस इज अ डिराइव्ड क्लास। ठीक है, ये कर लिया। यहाँ पर सेमीकोलन लगाएंगे। नाउ इंट मेन पे आ जाओ। अब ये वाला पार्ट काफी अच्छे से समझने वाला है। इंट मेन में आके सबसे पहले हम क्या करते हैं, अपनी बेस क्लास का नाम लिखते हैं दैट इज ए ओवर हियर। अब इस पे पॉइंट कर पाए तो इसके लिए हम क्या बनाते हैं, एक पॉइंटर बना लेते हैं यहाँ पर।
मैं क्या बना रही हूँ, यहाँ पर एक पॉइंटर बना लेते हैं। पॉइंटर आप किसी भी नेम से बना सकते हो। मैं यहाँ पर BPTR के नाम से एक पॉइंटर बना रही हूँ जो कि बेस क्लास के ऊपर पॉइंट कर रहा है। ठीक है, इसके बाद हम अपनी डिराइव्ड क्लास के लिए एक ऑब्जेक्ट बनाते हैं। यहाँ पर हम क्या कर रहे होते हैं, हम अपनी बेस क्लास के लिए पॉइंटर बनाते हैं, लेकिन हम अपनी डिराइव्ड क्लास के लिए यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट बनाते हैं। मैं आपके लिए यहाँ पर लिख भी देती हूँ। यहाँ पर क्या है, पॉइंटर टू द बेस क्लास, एंड यहाँ पर हमने क्या करा है, ऑब्जेक्ट ऑफ द डिराइव्ड क्लास। ठीक है, यहाँ से आपको क्लैरिटी मिलेगी। अब हमें क्या करना पड़ता है, हमें PTR जो हमने पॉइंटर बनाया है हमको उसको लिंक करना पड़ता है विद द ऑब्जेक्ट ऑफ द डिराइव्ड क्लास। अब ये कैसे कर सकते हैं, हम पॉइंटर के अंदर ऑब्जेक्ट का एड्रेस स्टोर करवा सकते हैं। तो यहाँ पर हम लिख देंगे BPTR इज इक्वल्स टू एड्रेस ऑफ एक, जो हमारी डिराइव्ड क्लास का पॉइंटर है ए, उसका एड्रेस मैंने किसके अंदर स्टोर करवा दिया, BPTR के अंदर स्टोर करवा दिया। अब इसको हम क्या करवाने वाले हैं, BPTR के थ्रू अपन एरो ऑपरेटर की मदद से शो फंक्शन को कॉल करवा सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, शो फंक्शन यहाँ पर कॉल हो जाएगा। लास्ट में लिखते हैं रिटर्न 0 और प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करते हैं। उसके बाद हम थोड़ा सा ये इंट मेन वाला जो सेक्शन है इसके ऊपर जूम करेंगे और इसको अच्छे से पढ़ेंगे। ओके, सो द आउटपुट इज ओवर हियर। यहाँ पर हमारे पास क्या प्रिंट होकर आया, दैट दिस इज अ डिराइव्ड क्लास। अब यहाँ पर ये हुआ कैसे, हमने तो BPTR के थ्रू शो फंक्शन को कॉल करवाया, तो उस हिसाब से तो हमारे पास बेस फंक्शन का फंक्शन यहाँ पर कॉल होना चाहिए था यहाँ पर, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। आई मीन बेस क्लास का फंक्शन। तो इसको हम थोड़ा सा मेमोरी से एनालाइज कर देखते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल ये हमारी है मेमोरी। यहाँ पर हमारे पास दो लोकेशंस हैं। फर्स्टली यहाँ पर हमारे पास है BPTR और यहाँ पर है हमारे पास A ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब हमने क्या करा, हमारा जो ये A है इसका जो भी हमारे पास मेमोरी एड्रेस है वो हमने इसके अंदर स्टोर करवा दिया। मेमोरी एड्रेस क्या है, फॉर एग्जांपल इसका मेमोरी एड्रेस है 1234, तो वो हमारे पास यहाँ पर स्टोर हो गया। ठीक है, अब जब हमने यहाँ पर ये लिखा दैट PTR विल पॉइंट टू द शो फंक्शन, तो यहाँ पर क्या हुआ, सबसे पहले हम गए BPTR के ऊपर। BPTR के ऊपर जो भी यहाँ पर एड्रेस था हम उस एड्रेस के ऊपर गए। उस एड्रेस ने बोला कि अच्छा आपको ये वाला फंक्शन कॉल करवाना है। ठीक है, मेरे पास ये फंक्शन, इसने अपनी क्लास के अंदर चेक करा क्या ये मेरे पास फंक्शन अभी है, तो यहाँ पर ये फंक्शन है। कौन सा फंक्शन, वॉइड फंक्शन यहाँ पर है। तो यहाँ पर इसने ये प्रिंट करवा दिया दैट दिस इज अ डिराइव्ड क्लास। तो वर्चुअल फंक्शन की जब हम बात करते हैं तो आपको एक बात ध्यान रखनी है, ये वर्चुअली हम क्या कर रहे हैं, अपने फंक्शन को कॉल करवा रहे हैं। हमने यहाँ पर डायरेक्टली ऑब्जेक्ट के थ्रू फंक्शन को कॉल नहीं करवाया। डायरेक्टली भी अगर करवाते तो हो जाता, लेकिन फिर वो जो कॉन्सेप्ट है वो वर्चुअल फंक्शन ही नहीं रह पाता। तो यहाँ पर हमने एक पॉइंटर के थ्रू फंक्शन को कॉल करवाया। कौन से फंक्शन को, डिराइव्ड क्लास के फंक्शन को यहाँ पर कॉल करवाया है। तो यही कॉन्सेप्ट होता है हमारे वर्चुअल फंक्शन। दैट यू आर एबल टू अंडरस्टैंड कि हमने इसको वर्चुअल बेस क्लास क्यों बोला, क्योंकि जो वर्चुअल फंक्शन हम बनाते हैं वो हम बेस क्लास के अंदर यहाँ पर बना रहे होते हैं। नाउ वर्चुअल फंक्शन के बाद हमारे पास एक और फंक्शन आता है जिसको हम बोलते हैं प्योर वर्चुअल फंक्शन। हम बेस क्लास के अंदर वर्चुअल फंक्शन को डिक्लेयर करते हैं, डिफाइन करते हैं, तो बस यहीं पर चेंज आ जाता है। प्योर वर्चुअल फंक्शंस को हम कोई भी डेफिनेशन प्रोवाइड नहीं करते हैं। सो लेट मी जस्ट राइट द डेफिनेशन ऑफ प्योर वर्चुअल फंक्शन। इट इज अ virtual function that has no definition, in the base class. आई होप कि अभी तक आपको ये बेस क्लास एंड डिराइव्ड क्लास का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाना चाहिए। एंड इनिशियलाइज्ड बाय 0। प्योर वर्चुअल फंक्शन की एक बहुत ही स्पेशल बात ये होती है कि हमेशा हम इसको 0 से ही इनिशियलाइज करते हैं। अगर हमने एक वर्चुअल फंक्शन बना रखा है तो इसको हमने 0 से इनिशियलाइज कर रखा है, दैट मीन्स कि वो एक प्योर वर्चुअल फंक्शन है। यहाँ पर हम प्योर कोई कीवर्ड यूज नहीं करते हैं। अगर मैं आपको इसका सिंटैक्स बताऊँ, लेट मी जस्ट कंप्लीट द डेफिनेशन ओवर हियर।
इन द डिक्लेरेशन। ठीक है, तो जब हम इसका डिक्लेरेशन करते हैं तो हम सिर्फ इसको डिक्लेयर करते हैं और इसको 0 से इनिशियलाइज कर देते हैं, इसको कोई भी डेफिनेशन प्रोवाइड नहीं करते हैं। अब क्वेश्चन ये आता है अगर हम बेस क्लास में डेफिनेशन नहीं देंगे तो कहाँ पर देंगे, तो इसको हम डेफिनेशंस देते हैं इन द डिराइव्ड क्लास। डेफिनेशंस आर प्रोवाइडेड इन डिराइव्ड क्लासेस। ठीक है, अब इसका एक बार सिंटैक्स देख लेते हैं कि इसको किस तरीके से अपन डिक्लेयर कर सकते हैं। सिंटैक्स में सबसे पहले तो अपन लिखते हैं वर्चुअल कीवर्ड। वर्चुअल कीवर्ड लिखा, देन अपना डेटा टाइप लिखेंगे, फॉर एग्जांपल void इज अ डेटा टाइप, एंड उसके बाद हम यहाँ पर लिखते हैं फंक्शन नेम। जो भी हमारे फंक्शन का नेम है वो लिखेंगे, अपने ब्रैकेट्स आएंगे, इस इक्वल्स टू में 0 लगाएंगे। कोई भी ब्रैकेट्स यहाँ पर नहीं आते हैं, यहाँ पर कोई भी प्योर नाम का कीवर्ड नहीं आता है। काफी बच्चों को ये मिसकंसेप्शन होता है कि अगर वर्चुअल फंक्शन की बात करें तो वर्चुअल कीवर्ड यूज कर रहे हैं, प्योर वर्चुअल फंक्शन की बात करें तो प्योर वर्चुअल कीवर्ड यूज कर रहे हैं, बट प्योर कोई भी कीवर्ड नहीं होता है C++ प्रोग्रामिंग के अंदर। जब भी हम प्योर वर्चुअल फंक्शन की बात करते हैं तो इसका मतलब यही होता है कि हम उसको 0 से इनिशियलाइज कर रहे हैं। वर्चुअल फंक्शन ही है बट प्योर है, बाय बिकॉज वी आर इनिशियलाइजिंग इट बाय 0। लेट्स जस्ट कंपेयर द सिंटैक्सेस ओवर हियर। हमने यहाँ पर लिखा वर्चुअल, यहाँ पर हमने रिटर्न टाइप लिखा जो कि हमने यहाँ पर void की फॉर्म में दिखा रखा है, एंड देन हमने फंक्शन नेम लिख दिया एंड इस इक्वल्स टू में यहाँ पर 0 लिखा है, बट वर्चुअल फंक्शन में इस इक्वल्स टू में कुछ भी नहीं लिखते हैं। यहाँ पर हम नॉर्मली डेफिनेशन प्रोवाइड कर रहे होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम इसकी बात करते हैं एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस की। एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस की पहले बात करेंगे, एब्स्ट्रैक्ट क्लास को समझना इंपॉर्टेंट है, उसके बाद वी मूव टू द डिफरेंस। एब्स्ट्रैक्ट क्लास, डोंट वरी, हम प्योर वर्चुअल फंक्शन का एक एग्जाम्पल भी डिस्कस करेंगे। ओके, सो लेट्स टॉक अबाउट द एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस। अब एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस हमारे पास कोई अलग से क्लासेस नहीं होती हैं। एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस हम किस क्लास को बोलते हैं, हम बेस क्लास को ही एब्स्ट्रैक्ट क्लास बोलते हैं। क्या हर बार हम बेस क्लास को एब्स्ट्रैक्ट क्लास बोलेंगे, नहीं, ऐसा नहीं होगा। हमारे पास एक कंडीशन होती है, अगर वो सेटिस्फाई हो जाती है तभी हम बेस क्लास को एक एब्स्ट्रैक्ट क्लास बोल सकते हैं। कंडीशन क्या है, दैट एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस हैव एट लीस्ट वन प्योर वर्चुअल फंक्शन। प्योर वर्चुअल फंक्शन, एब्स्ट्रैक्ट क्लास क्या बोलती है कि भाई आप एब्स्ट्रैक्ट क्लास किसी भी क्लास को आप तभी बोल सकते हो जब उस पर्टिकुलर क्लास के पास एक ना एक एटलीस्ट, मतलब कम से कम एक प्योर वर्चुअल फंक्शन तो होना ही चाहिए। यहाँ पर हमने सिर्फ वर्चुअल फंक्शन की बात नहीं करी, यहाँ पर हमने प्योर वर्चुअल फंक्शन की बात करी। ठीक है, तो पहला पॉइंट हमारे पास क्या हो गया कि जो हमारी एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस होती है उनके पास कम से कम एक प्योर वर्चुअल फंक्शन होता है। दिस इज द फर्स्ट पॉइंट। सेकेंड पॉइंट हमारे पास आता है द ऑब्जेक्ट ऑफ एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस कैन नॉट बी क्रिएटेड। हम किसी भी एब्स्ट्रैक्ट क्लास का ऑब्जेक्ट नहीं बना सकते। क्यों नहीं बना सकते, ये पॉइंट अगर हम थोड़ा सा इसको समझें तो ये यहाँ से एक चीज निकल कर आ रही है कि जो हमारी बेस क्लास होती है हम उसका भी कोई ऑब्जेक्ट नहीं बना रहे हैं। वर्चुअल फंक्शन की अगर मैं बात करूं तो मैंने आपको बताया था कि जो हमारे पास बेस क्लासेस होती हैं उसका हम कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं बनाते, इनफैक्ट हम उसके लिए एक पॉइंटर बना रहे होते हैं। ठीक है, तो बेसिकली हमारी बिल्कुल बेस क्लास से सिमिलर होती है एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस, एक दूसरा नाम ही दे दिया जाता है बेस क्लास को। ठीक है, थर्ड पॉइंट हमारे पास आता है, इसका ऑब्जेक्टिव क्या है। एब्स्ट्रैक्ट क्लास हम बना रहे हैं तो क्या ऑब्जेक्टिव है इसका, इसका ऑब्जेक्टिव ये है टू प्रोवाइड सम फीचर्स बोलो, कैरेक्टरिस्टिक्स बोलो, ट्रेड्स बोलो टू द डिराइव्ड क्लासेस। जो हमने पॉलीमॉर्फिज्म में पढ़ा था सेम है, क्लासेस एंड क्रिएट अ बेस पॉइंटर। ये क्या बनाते हैं, यहाँ पर हम एक बेस पॉइंटर बनाते हैं फॉर अचीविंग रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म। अचीविंग रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म। ठीक है, तो ये हमारा हो गया एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस का कॉन्सेप्ट। अब एक बार हम इसका जो प्योर वर्चुअल फंक्शन है उसका एक एग्जाम्पल करके देख लेते हैं यहाँ पर। तो एग्जाम्पल के अंदर हम क्या करने वाले हैं, एरिया कैलकुलेट करने वाले हैं
ऑफ सर्टेन शेप्स, पर मैं आपको यहाँ पर सिर्फ एक ही शेप के लिए एरिया कैलकुलेट करके दिखाऊंगी, बाकी शेप्स के लिए आप खुद से ट्राई आउट कर सकते हो, इट विल बी अ होमवर्क क्वेश्चन फॉर यू। तो यहाँ पर हम क्लास बना लेते हैं, शेप्स के नाम से अपन यहाँ पर एक क्लास बना लेते हैं। इसके अंदर पब्लिक सेक्शन के अंदर हम बनाने वाले हैं एक प्योर वर्चुअल फंक्शन। तो सबसे पहले तो लिखते हैं वर्चुअल कीवर्ड लिखेंगे, देन यहाँ पे रिटर्न टाइप फॉर एग्जांपल फ्लोट वैल्यू चाहिए मुझे, ठीक है, फ्लोट लिख देंगे हम, देन कैलकुलेट एरिया, फंक्शन बना दिया। अब ये फंक्शन अभी के लिए तो एक वर्चुअल फंक्शन है, लेकिन जैसे ही मैंने इस इक्वल्स टू में 0 लिख दिया, नाउ इट बिकम्स अ प्योर वर्चुअल फंक्शन। मैं यहाँ पर कमेंट करके लिख भी देती हूँ, प्योर वर्चुअल फंक्शन, ठीक है। अगर आपके एग्जाम में आता है ऐसा कोई क्वेश्चन तो मेक श्योर कि आप कमेंट्स का यूज करके उसको लिखें। अब यहाँ पर क्योंकि हमने एक प्योर वर्चुअल फंक्शन को यूज करा है, मतलब ये जो हमारी क्लास है ये क्या बन जाती है, ये एक एब्स्ट्रैक्ट क्लास बन जाती है। यहाँ पर लिख लेते हैं अपन एब्स्ट्रैक्ट क्लास, ठीक है। अब यहाँ पर हमने एक क्लास शेप्स बना ली। अब सेकंड क्लास हम बना रहे हैं, फॉर एग्जांपल कोई भी शेप ले लेते हैं, रेक्टेंगल ले लेते हैं, एग्जांपल में रेक्टेंगल ले लिया, इसको पब्लिकली हम करने वाले हैं इनहेरिट शेप्स से, ठीक है। अब रेक्टेंगल का एरिया अगर मुझे कैलकुलेट करना है तो मुझे इसके अंदर दो चीजें चाहिए होंगी। क्या क्या होगा, सबसे पहले मुझे चाहिए लेंथ एंड द सेकेंड थिंग वुड बी ब्रेथ, ठीक है। तो फ्लोट एल कॉमा डी, ठीक है। यहाँ पर हमने लेंथ एंड ब्रेथ को यहाँ पर डिक्लेयर कर दिया। अब पब्लिक सेक्शन के अंदर आते हैं। यहाँ पर हमने जो लेंथ एंड ब्रेथ को डिक्लेयर करा है वो हमने प्राइवेटली डिक्लेयर करा है, यहाँ पर पब्लिकली नहीं करा है। नाउ पब्लिक सेक्शन के अंदर हम एक फंक्शन बना लेते हैं, नाउ रेक्टेंगल, एंड इसके अंदर हम पैरामीटर्स पास करने वाले हैं फ्लोट एक्स कॉमा फ्लोट वाई, ठीक है। और इसको भी अपन L इज इक्वल्स टू एक्स एंड B इज इक्वल्स टू वाई। इसका मतलब क्या है, यहाँ पर हम ऑब्जेक्ट्स के थ्रू इनके अंदर वैल्यू पास करने वाले हैं। दैट मीन्स कि x की जो भी वैल्यू यहाँ पर आएगी वो हमारी लेंथ हो जाएगी, और y की जो भी वैल्यू आएगी वो हमारी क्या हो जाएगी, ब्रेथ हो जाएगी। इन शॉर्ट हम क्या कर रहे हैं, x की वैल्यू को L के अंदर डाल रहे हैं एंड y की वैल्यूज को अपन ब्रेथ के अंदर डाल रहे हैं, ठीक है। इतना क्लियर है। अब अपने मेन फंक्शन पे आएंगे अपन। अब आ जाओ कैलकुलेट एरिया। नाउ यहाँ पर लिखते हैं फ्लोट कैलकुलेट एरिया। नाउ यहाँ पर हम क्या करने वाले हैं, इस फंक्शन को डेफिनेशन प्रोवाइड करने वाले हैं। डेफिनेशन के अंदर हमको क्या करवाना है, अपना एरिया प्रिंट करवाना है। अब यहाँ पर ऐसा करने के टू वेज हो सकती हैं। फर्स्ट वे कुड बी दैट वील डिक्लेयर अ थर्ड वेरिएबल, एंड थर्ड वेरिएबल के अंदर हम L इंटू बी का रिजल्ट स्टोर करवाएंगे एंड देन द थर्ड वेरिएबल विल बी रिटर्न थ्रू रिटर्न, ठीक है। सेकेंड वे क्या है कि हम डायरेक्टली रिटर्न करवा सकते हैं। क्या करवाएंगे अपन, रिटर्न L मल्टीप्लाइड बाई बी, ये भी कर सकते हैं। बोथ वेज आर करेक्ट, आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कौन सी वे को यूज करना चाहते हो, ठीक है। मैंने यहाँ पर L इंटू बी डायरेक्टली करा है, आप अगर थर्ड वेरिएबल को यूज करके करना चाहते हो तो दैट्स अप टू यू। ऑल्सो अगर आपको यहाँ पर प्रिंट एफ स्कैन एफ भी करवाना है तो वो भी आपकी मर्जी है, आप अपने हिसाब से कोड को जितना ज़्यादा मॉडिफाई कर सकते हो, यू शुड डू इट, आपकी प्रैक्टिस होती है उससे। नाउ इसके बाद आ जाते हैं अपन इंट मेन सेक्शन पे। अब इंट मेन सेक्शन में तो अपन को वही सेम चीज़ें करनी है जो हमने वर्चुअल फंक्शंस के अंदर करी थी। सबसे पहली चीज़ क्या करी हमने, फर्स्ट स्टेप की अगर बात करें, जो भी हमारी बेस क्लास है, अब इस केस के अंदर अपने पास एब्स्ट्रैक्ट क्लास है, व्हाई, बिकॉज वी हैव मेड अ प्योर वर्चुअल फंक्शन ओवर हियर। जो अपनी बेस क्लास एब्स्ट्रैक्ट क्लास है उसके लिए अपन को बनाना पड़ेगा एक बेस पॉइंटर। क्या बनाएंगे, एक पॉइंटर बनाएंगे। सबसे पहले पॉइंटर के लिए अपन शेप्स ले लेते हैं एंड यहाँ पर एक मैं SPTR नाम का पॉइंटर बना देती हूँ ताकि हमको कंफ्यूजन नहीं रहे, ठीक है। SPTR अपन ने पॉइंटर बना दिया। सेकेंड चीज हम क्या बोलते हैं कि जो हमारी डिराइव्ड क्लास है हम उसके लिए ऑब्जेक्ट बनाते हैं, ठीक है। ऑब्जेक्ट बना लेते हैं रेक्टेंगल R। अब यहाँ पर हमने ऑब्जेक्ट तो बना दिया, लेकिन हमने यहाँ पर क्या करा है, दो पैरामीटर्स को पास कर रखा है। कितने पैरामीटर्स हैं यहाँ पर, दो, फ्लोट एक्स एंड फ्लोट वाई। अब इन दोनों की भी तो वैल्यूज मुझे पास करनी पड़ेगी, तो पास कर लेते हैं अपन। क्या पास करेंगे, 4, 5 वी कैन पास ओवर हियर।
ठीक है, इतना कर लिया। अब इसके बाद थर्ड स्टेप हमारे पास क्या आता है कि ये जो पॉइंटर है ये किसको पॉइंट करेगा, ये पॉइंट करेगा ऑब्जेक्ट के एड्रेस पे। जो हमारा SPTR है दैट विल बी पॉइंटिंग टू द एड्रेस ऑफ और जो कि अपना क्या है ऑब्जेक्ट ऑफ डिराइव्ड क्लास। इतना हो गया। अब इसके बाद मुझे जो हमारा SPTR है जो कि हमारा पॉइंटर है उसको मुझे बताना पड़ेगा कि आपको कौन सा फंक्शन कॉल करवाना है। ठीक है, तो वो भी कर लेते हैं। अब यहाँ पर अगर हम एक चीज नोटिस करें तो हमने यहाँ पर रिटर्न L/B तो करवा दिया, लेकिन यहाँ पर कहीं पे अभी एक ऐसा स्टेटमेंट नहीं है जो कि जस्टिफाई करे कि हाँ वैल्यू यहाँ पर प्रिंट हो रही है। तो वैल्यू को हम इंट मेन सेक्शन के अंदर एक स्टेटमेंट के थ्रू प्रिंट करवाएंगे। यहाँ पर मैंने एक इंट a वेरिएबल बनाया है जिसके अंदर आई स्टोर द वेरिएबल SPTR दैट इज पॉइंटिंग टू कैलकुलेट एरिया। ठीक है, कोई बड़ी बात नहीं है। यहाँ पर सिर्फ मैंने ये वाला जो सेक्शन है ये थोड़ा सा ऐड करा है। ये वाला सेक्शन हम ऑलरेडी वर्चुअल फंक्शंस के अंदर पढ़ चुके हैं, सो यू डोंट नीड टू वरी अबाउट दिस सेक्शन। ठीक है, ये लिख देंगे। इससे हमको क्या पता चल रहा है कि हमारा जो पॉइंटर है वो किसके ऊपर पॉइंट करना चाहिए, इस फंक्शन के ऊपर पॉइंट करना चाहिए थ्रू एरो ऑपरेटर। हमने इसको सीखा। इसके बाद अपन एक सी आउट बनाएंगे। सी आउट के अंदर हम एरिया प्रिंट करवा देंगे, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल। एंड अब क्या करेंगे, ए की वैल्यू को प्रिंट करवानी पड़ेगी एंड देन एंड लास्ट में तो अपन लिखते हैं रिटर्न 0 एंड लिख दिया रिटर्न 0। ठीक है, ये थोड़ी सी स्पेसेस को हटा देते हैं। ओके, लेट्स रन द प्रोग्राम नाउ। Okay, so the output is over here that the area of the rectangle is 20. अब अगर यहाँ पर हम कोई और भी वैल्यूज प्लेस करना चाहे 4 और 5 की जगह पे तो वो भी कर सकते हैं। और भी शेप्स का एरिया कैलकुलेट करना चाहे तो वो भी पॉसिबल है यहाँ पर। ठीक है, नाउ लेट्स मूव टू द डिफरेंस बिटवीन virtual functions and pure virtual functions. Okay, so here's the difference between virtual function and pure virtual function. तो एक एक करके पॉइंट्स को समझते हैं क्या है। A virtual function is a member function in the base class and that can be redefined in a derived class. ये बात तो हमने पहले से पढ़ रखी है कि जो हमारे पास virtual functions होते हैं वो हमारी base class के क्या होते हैं, member functions होते हैं, जो कि एक normal functions की तरह ही होते हैं, बस उसके अंदर हम virtual कीवर्ड को ऐड कर देते हैं एंड दैट कैन बी रीडिफाइंड इन अ डिराइव्ड क्लास। लेकिन इनको हम रीडिफाइन करते हैं, एक बार इनको डेफिनेशन मिल चुकी होती है इन द बेस क्लास, लेकिन हम इनको दोबारा से डेफिनेशन दे रहे होते हैं इन द डिराइव्ड क्लास, इसलिए हमने यहाँ पर रीडिफाइंड का यूज करा है। ये जो लाइन में अंडरलाइन कर रही हूँ, मेक श्योर कि आप ही अपने एग्जाम्स के अंदर ये लाइन्स को अंडरलाइन कर एक अच्छा इंप्रेशन जाता है एग्जामिनर के ऊपर। नाउ अगर हम प्योर वर्चुअल फंक्शन की बात करें, a pure virtual function is a member function in the base class whose declaration is provided in the base class. यहाँ पर सिर्फ declaration की बात हो रही है and implemented in a derived class. implementation का क्या मतलब है कि derived class के अंदर हम इसको definition दे रहे हैं। एक्चुअल इम्प्लीमेंटेशन तो derived class में हो रहा है, हमने तो बस बेस क्लास के अंदर इसको डिक्लेयर कर रखा है। आप इसके अंदर एक और पॉइंट को ऐड कर सकते हो कि प्योर वर्चुअल फंक्शंस को हम 0 से इनिशियलाइज करते हैं। दे आर इनिशियलाइज्ड बाय 0 एंड दे आर नॉट इनिशियलाइज्ड बाय 0। ठीक है, आप स्टेटमेंट खुद से लिखना। नाउ द सेकंड पॉइंट इज द क्लासेस व्हिच आर कंटेनिंग द वर्चुअल क्लासेस आर नॉट एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस। यस, दिस इज द मेन पॉइंट दैट आई हैड टू डिस्कस विद यू गाइज कि जो हम बेस क्लास बनाते हैं, हम जो एब्स्ट्रैक्ट क्लास बनाते हैं, वो ज़रूरी नहीं है कि अगर उसके अंदर वर्चुअल फंक्शन है तो वो एक एब्स्ट्रैक्ट क्लास बन गई। लेकिन अगर उस क्लास के अंदर एक प्योर वर्चुअल फंक्शन है देन इट इज श्योरली एब्स्ट्रैक्ट क्लास। यहाँ पर हमने लिख भी रखा है नॉट एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस। ठीक है, द क्लासेस विच आर कंटेनिंग प्योर वर्चुअल फंक्शंस आर द एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस. In the case of virtual function, definition of a function is provided in the base class. जब हम वर्चुअल फंक्शंस की बात करते हैं तो डेफिनेशन अपन बेस क्लास में दे देते हैं, स्टार्टिंग इनिशियली की बात हो रही है यहाँ पर। लेकिन जब हम प्योर वर्चुअल फंक्शंस की बात करते हैं तो डेफिनेशंस हम बेस क्लास के अंदर नहीं देते हैं। यहाँ पर क्या लिख रखा है, नॉट लिख रखा है। इसी के साथ आप लिख सकते हो
The definitions are provided in the derived classes. Now the next point is, if the derived class will not redefine the virtual function of the base class, there will be no effect on the compilation. अगर हम भूल भी जाते हैं या फिर अगर हम जो हमारा वर्चुअल फंक्शन है जो हमने बेस क्लास में ऑलरेडी डिफाइन कर रखा है, अगर उसको हम डिराइव्ड क्लास के अंदर वापस से रीडिफाइन नहीं भी करते हैं तो उसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा. देयर विल बी नो इफेक्ट ऑन द कंपाइलेशन. हमारा कंपाइलेशन बहुत ही इजीली हो जाएगा. लेकिन अब यहाँ पर प्योर वर्चुअल फंक्शन क्या कहता है, that if the derived class does not define the pure virtual function, it will not throw any error, but the derived class becomes an abstract class. अभी तक हमने क्या देखा कि हमारी जो abstract class है वो कौन सी क्लास बनती है, अपनी बेस क्लास बन रही होती है. लेकिन अगर हमने जो हमारा प्योर वर्चुअल फंक्शन है उसको हमने डेफिनेशन प्रोवाइड नहीं करी इन द डिराइव्ड क्लास, हमने उसको डिक्लेयर करके छोड़ दिया, तो फिर अब हमारी जो हमारी डिराइव्ड क्लास है वो एक एब्स्ट्रैक्ट क्लास की तरह काम करने लग जाएगी. क्लियर है ये पॉइंट? Now the last point is, all the derived classes may or may not redefine the virtual functions, but all the derived classes must define the pure virtual functions. इसका क्या मतलब है कि derived classes के लिए ज़रूरी नहीं है कि वो किसी virtual function को define करे ही करे, redefine करना ज़रूरी है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है. अगर derived class किसी virtual function को redefine नहीं भी करती है तो उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा. लेकिन यहाँ पर क्या आ गया है, मस्ट. मस्ट मतलब क्या होता है, कंपलसरी. कंपलसरी मतलब जरूरी. अगर ये नहीं हुआ तो हमने पहली बात कर ली कि भाई एरर तो नहीं आएगी, लेकिन जो हमारी डिराइव्ड क्लास है वो एब्स्ट्रैक्ट क्लास बन जाएगी. ठीक है, तो ये हमने आज डिस्कस करा है प्योर वर्चुअल फंक्शन का पूरा कॉन्सेप्ट. प्योर वर्चुअल फंक्शंस का आपके पास सिंटैक्स में भी एक क्वेश्चन आ सकता है. ये एक रिटर्न टाइप है, लिख लेना यहाँ पर. रिटर्न टाइप सिंटैक्स आपके पास 1 मार्क्स के अंदर आ सकता है. डेफिनेशंस भी आती है, प्योर वर्चुअल फंक्शंस की डेफिनेशन आती है. सिमिलरली एब्स्ट्रैक्ट क्लास भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. डिफरेंस आपको 5 या 6 मार्क्स के अंदर एक्सपेक्टेड होता है कि आ सकता है, आइदर इन योर मिड टर्म्स और इन योर एंड टर्म एग्जामिनेशंस. व्हेनेवर यू आर हैविंग दिस डिफरेंस बिटवीन इन योर प्रोग्रामिंग पेपर्स, खासकर जो प्रोग्राम्स के पेपर्स होते हैं, अगर आपको उसके अंदर एक डिफरेंस बिटवीन मिल रहा है, दैट इज वर्चुअल फंक्शन में लिखो, प्योर वर्चुअल फंक्शन में लिखो, तो हमको सिर्फ थ्योरी लिखकर नहीं छोड़नी होती है, हमें इनका एक एक एग्जाम्पल भी लिखना है. क्या लिखना है, एक एक एग्जाम्पल भी लिखना है. अब यहीं पर हम अपने क्लासमेट से, अपने बैचमेट से थोड़ा सा डिफ्रेंशिएट कर जाते हैं. बिकॉज सब लोग क्या सोचते हैं, 5 मार्क्स मीन्स 5 पॉइंट्स आर इनफ. But no, you have to become different from what rest of the people are doing. तो इसके लिए आप क्या कर सकते हो, आप एक एग्जाम्पल भी एक्स्ट्रा लिख सकते हो इन ऑर्डर टू बेटर एक्सप्लेन. क्योंकि कई बार क्या होता है, जो एग्जामिनर्स होते हैं वो थियोरी पे इतना ध्यान नहीं देते हैं, लेकिन अगर हमने प्रोग्राम लिखा होगा तो वो देखेंगे कि हाँ भाई कैसे कैसे प्रोग्राम लिख रखा है. कमेंट्स का यूज़ करके लिखो, आउटपुट लिखो, बहुत ही नीट एंड क्लीन वे के अंदर अपने आंसर को रिप्रेजेंट करो. So yeah, that's all for today. Subscribe the channel if you are new to the channel and don't forget to hit the bell icon. Thanks for watching this video and I'll meet you in the next video. Thank you so much.